अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, आपको क्या लेना चाहिए? अगर आप YouTube में रिसर्च करोगे तो इसमें मोर थाउजेंड्स ऑफ वीडियो आपको मिल जाएंगे एंड सब ने काफ़ी बढ़िया से कंपैरिजन करके आपको वीडियो प्रेजेंट किया है। बट इस वीडियो में मैं जो आपको प्रेजेंट करूंगा या फिर 2 पॉइंट में डिस्कस करूंगा, शायद इसमें कुछ पॉइंट्स जो है कोई भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। एंड ये जो कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन के साथ में, नॉट रीसेल प्रॉपर्टी में। रीसेल भी एक टाइप का रेडी टू मूव होते हैं। मैं रीसेल प्रॉपर्टी में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव हो चुका है या जिसका कंप्लीशन या सीसी आ चुका है। इस प्रॉपर्टी का आज हम कंपेयर करेंगे। नमस्कार, मैं तृप्तिकांत स्वैन, ओनली प्रॉपर्टी से। देखिए, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी कंपैरिजन करते हैं तो पहला चीज़ दिमाग में आता है प्राइस। बट आज हम प्राइस को बाद में बात करते हैं, पहले उसको हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं या उसको उल्टा तरह से सोचते हैं। तो पहले हम सोचेंगे आज रिस्क। देखिए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपको रिस्क कम रहेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको रिस्क ज़्यादा रहेगा। ये बहुत सी जाहिर सी बात है। बट रिस्क फैक्टर होने के वजह से आपके बहुत से पैरामीटर जो इसमें साथ में इम्पैक्ट होता है, ये आपको सिर्फ डिसीजन या बाइंग पावर में आपको हेल्प नहीं करता है, बाइंग डिसीजन में आपको हेल्प नहीं करेगा। साथ में और चीज़ें होते हैं, जिससे होता है कि आपका नेबर्स, रिस्क आपको रेडी टू मूव में तो कम हो गया एंड अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको ज़्यादा हो गया। बट देखिए क्या होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो आप हमेशा चाहते हो कि आपके जो नेबर्स हैं ये काफ़ी अच्छे घर से हो, बेस्ड ऑन आपके जो स्टैंडर्ड लिविंग है उसको प्रॉपर्ली मैच करते हो। एंड खास करके बहुत बार देखा जाता है कि ऐसा सोसाइटी में आप परचेस नहीं करना चाहोगे कि आपके नेबर उनके पास कैपेसिटी ना हो, उनको मेंटेनेंस दे पाए। ये बहुत एक्चुअली बात तो बहुत छोटी है, बट ये इम्पैक्ट होता है कि एक सोसाइटी में अगर 50 फैमिली रहते हैं, उसमें समझ लीजिए 20 फैमिली ने मेंटेनेंस नहीं दिया तो 30 के ऊपर आपको ये बर्डन आ जाता है। तो नेबर्स भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, खास करके कोई प्रॉपर्टी में। तो रेडी टू मूव में बेसिकली क्या होता है, आपको पता होता है कि आपके नेबर्स कैसा होता है। देखिए, कोई बिल्डर आपको ये डिस्कस नहीं करेगा, बट अगर आप बिल्डर से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हो कि किस किस टाइप के लोग रहते हैं, तो एटलीस्ट वो आपको ज़रूर बता देगा कि इस टाइप में या इस टाइप के लोग या ऐसे इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे परचेस किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। अभी हम देखते हैं अप्रूवल्स। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही बड़ा गेम होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे गेम होता है। देखिए, अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी बॉडी से अप्रूवल रहेगा, खास करके लोकल जो अप्रूवल अथॉरिटी है उनसे अप्रूवल रहेगा, प्लस ये एरिया से अप्रूवल होगा ही होगा, ये इसमें नो डाउट है। बट अगर आप एक ऐसा प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो जिसमें आपको दिख रहा है कि जो अप्रूवल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया है, लाइक कि कोई कलेक्टर अप्रूवल है या फिर पंचायत अप्रूवल है और रेरा नहीं है, तो आप सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है। आपका ऑल्दो आप रेडी टू मूव में जा रहे हो, बट अगर प्रॉपर अप्रूवल अथॉरिटीज नहीं है तो शायद आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होना ही होना है। बिकॉज माइट बी वो आपको प्रॉपर ओसी आपको नहीं मिलेगा, ओसी नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉपर्टी आपको माइट बी फंडिंग जो बैंक से आप लोन लेने जा रहे हो वो बैंक आपको प्रॉपर तरह लोन नहीं देगा। एंड सबसे बड़ी बात है, आपको अगर फ्यूचर में इसको प्रॉपर्टी बेचना चाहोगे तो कोई आपको बायर नहीं मिलेगा। बिकॉज जो बायर लिया, जैसे समझ लिया आपने ले लिया, स्टार्टिंग से आपने परचेस किया था तो बैंक आपको फंडिंग कर दिया, लेकिन जब आप इसको बेचना चाहोगे अगर वो ओसी नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी आपका कोई कस्टमर आपको नहीं लेगा, बिकॉज उसको ओसी नहीं है और उसको लोन नहीं मिलेगा जो न्यू बायर को। तो आपको जरूर देखना पड़ेगा, आइदर वो रेडी टू मूव हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, इसको प्रॉपरली अप्रूवल अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए, रेरा से अप्रूव होना चाहिए, प्लस आपका ओसी। इसमें आप ध्यान रखना है, रेडी टू मूव अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसको ओसी तो जरूर आ जाना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस होना पड़ेगा रेडी टू मूव में, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको ना फेस करना पड़े। अभी हम बात करें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। देखिए, इसमें आपको एक बेनिफिट क्या होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी आप लेते हो तो जब आप साइड विजिट करते हो तो वहाँ पे जो बिल्डर किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये सब आप सबके सामने आप देख पाते हो। बट आप रेडी टू मूव में ये आपको नहीं देखने की मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी उसको प्लास्टर चढ़ गया है, कलर पेंट हो चुका है, तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको सामने सामने जब ये हो रहा है तो आप इजीली समझ सकते हो कि बिल्डर आपको क्या दे रहा है। जो ब्रोचर में लिखा है कि भाई ये सीमेंट दूंगा, ये फ्री रॉड देता हूँ, जो स्टील का रॉड यूज़ करते हैं ये दे रहा हूँ, या आप उसके जब कंस्ट्रक्शन साइड में जाओगे आपको सामने पड़ा हुआ मिलेगा तो आप इसको देख सकते हो। बट रेडी टू मूव में आपको पॉसिबल नहीं है, तो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी बिल्डर का अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ के आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि वो क्या मटेरियल दे रहा है।
तो शायद आपको ये गैप कहीं कम हो सकता है। अदरवाइज़ आपके लिए ये जानना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि किस टाइप का मटेरियल इसको दिया गया है। और एक चीज़ देखते हैं हम कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है ये बेसिकली क्या होता है, आपको ड्रीम सेल किया जाता है कि देखिए यहाँ पे एक लैंड है या फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनने वाला है, यहाँ पे क्लब हाउस बनेगा, यहाँ पे जिम बनेगा, यहाँ पे हम स्विमिंग पूल बनाएंगे। ये आपको सेल्समैन दिखा के आपसे प्रोडक्ट सेल करेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक डेमो फ्लैट दिखा के आपको प्रोडक्ट सेल करेगा। बट रेडी टू मूव में क्या होता है, आप जो सामने जाकर देख रहे हो आप कि हाँ यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे आपका स्विमिंग पूल है, तो आप इसको आपको जो भी सामने आप देख रहे हो वही आप परचेस करने वाले हो। लाइक यू विल गेट व्हाट यू सी। बट यहाँ पे भी एक धोखा हो जाता है, शायद आपको नहीं पता रहेगा बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसा होता है। देखिए, एक बिल्डर ने एक लेआउट अप्रूवल लिया था कि मुझे यहाँ पे एक ओपन गार्डन रखना है, ठीक है। एंड वहाँ पे समझ लीजिए कुछ रिक्वायरमेंट उसको आता है, वहाँ पे शायद उसको फ्लैट सेल नहीं हो रहा था एंड उसको सर्वे से पता चला कि जो भी कम्युनिटी उनको टेम्पल चाहिए, तो वहाँ पे एक उसने टेम्पल बना दिया। तो अभी आप जब बायर रेडी टू मूव लेने जाए तो बायर जब जा रहे हो आपको तो दिख रहा है तो टेम्पल है, बट क्या वो टेम्पल एज पर बिल्डिंग प्लान जो अप्रूवल लिया गया था उस टाइप का है या नहीं है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसका बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। अगर वहाँ पे एज पर द बिल्डिंग प्लान अप्रूवल नहीं है देन माइट भी आपको ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने से उस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर अथॉरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे तो अप्रूवल नहीं देंगे, अदरवाइज आपको बिल्डर को ओसी मिल सकता है बट यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी भी अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसका बिल्डिंग प्लान के हिसाब से आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है आप इसको कंपेयर कर लीजिए। अब हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हो और वो सही हो, बिकॉज वो सही तरीके से ना बनाया गया हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए, अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेते हो, कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हो, तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन में, जो आपको रेडी टू मूव में नहीं मिलेगा, डिफरेंट नहीं मिलेगा। बिकॉज कि अगर समझ लीजिए घर कंप्लीट हो चुका है, देन उस घर में बिल्डर आपको अलाउ नहीं करेगा कि उसको कोई तोड़फोड़ करे। अगर आपको अलाउ भी करता है कि चलो आपने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बिल्डर बोलता है चलो ठीक है मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, तो उसका जो कॉस्ट रहेगा वो आपसे डेफिनेटली चार्ज करेगा। मीन्स उसको आपको अपने जेब से पैसा देके आपको उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस करना पड़ेगा। ऑल्दो आप बाहर का चेंजेस नहीं कर सकते, बट अगर सोसाइटी भी या फिर उसको प्लान में ज़्यादा चेंजेस, लाइक जो मास्टर प्लान है बिल्डिंग का, उसको स्लाइड चेंजेस करके करना है तो ही बिल्डर आपको करेगा, अदरवाइज वो भी नहीं करेगा। बट सेम चीज़ आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में आपके पास थोड़ा सा चांसेस होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही बिल्डर को रिक्वेस्ट करो कि बॉस यहाँ पे थोड़ा मुझे चेंजेस कर दो, लाइक एक किचन की बात करूँ, एक कवर्ड किचन था, आप बोलोगे बॉस थोड़ा सा इसको आप ओपन किचन कर दीजिए, तो माइट भी बिल्डर आपकी बात रिक्वेस्ट मान के आपको ये स्लाइडली चेंजेस कर दे। अदरवाइज ये जो बाद में अगर आप रेडी टू मूव में चेंजेस लेने जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आपको रहेगा और यू हैव टू बियर दैट। प्राइसिंग सबसे बड़ा फैक्टर, रिस्क के बाद ये सबसे बड़ा फैक्टर। देखिए, ये सिंपल तरीका है एंड सिंपल बात है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में परचेस कर रहे हो प्रॉपर्टी, आपको प्राइस कम पड़ेगा कंपेयर टू रेडी टू मूव। बहुत सिंपल है, बिकॉज देखिए क्या होता है जब बिल्डर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो अपना फंडिंग से वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया। जैसे प्रोजेक्ट बिकना आता है, जैसे कि आपने कोई फ्लैट परचेस कर लिया आपने, तो क्या होता है आप उसको ईएमआई पे करते हो या फिर बैंक उसको फंडिंग करना चालू कर देता है। तो क्या होता है आपके पैसे से ही बिल्डर प्रोजेक्ट को डेवलप करता रहता है। मतलब बिल्डर का जेब से कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं, आपके पैसे से ही इन्वेस्ट करना चालू कर रहा है बिल्डर। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर बहुत से मेगा प्रोजेक्ट में जब हम काम करते हैं तो बिल्डर हमें बोलता है कि बॉस ये प्राइस है 1 CR, अगर आप इस प्रोजेक्ट को मुझे कोई बंदा एक टाइम में मुझे पैसा पे कर दे, मैं इसको 80 लाख में दे दूंगा। तो सोचिए सीधा 20% प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टर लोग इन करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। बट रेडी टू मूव में ये आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपेयर अगर करोगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव में ऑलमोस्ट 20 to 30% गैप रहेगा। मतलब बिल्डर अगर 50 लाख में सेलिंग चालू कर रहा है तो अगर रेडी टू मूव में आप लोगे तो माइट भी ये 70 लाख आपको पड़ जाए। तो रेडी टू मूव में हमेशा आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको हमेशा GST एप्लीकेबल होता है, जो रेडी टू मूव में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर कोई प्रोजेक्ट आप रेडी टू मूव में लेते हो, अगर उस प्रोजेक्ट का OC या CC नहीं मिला है देन उस टाइम में भी आपको लग जाएगा GST।
जो आपको अपार्टमेंट या जो यूनिट प्राइस की बात करें तो 5% जीएसटी लग जाते हैं, आपको लग जाएगा रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में भी, अगर ओसी नहीं आया है। बट सेम टाइम आपको प्रॉपर्टी में प्राइस लग जाते हैं, जीएसटी लग जाता है आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। बट जब आप ओवरऑल आप देखते हो इसमें, आपको जब देखते हो कि मुझे आपको टोटल कॉस्ट आप जब देखते हो तो आपको जीएसटी का कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। बिकॉज जो प्राइस एप्रिसिएशन है, जो प्राइस मतलब आप कोई प्रोजेक्ट आपने परचेस किया है, जब लॉन्चिंग हुआ था उस टाइम आपको परचेस किया था आपने 10 रुपये में, सॉरी 50 लाख में आपने परचेस किया था, एंड जब एंडिंग हो रहा है तो उसका प्राइस हो गया समझ लो 70 लाख। चलो 70 लाख अगर मैं जीएसटी भी लेता हूँ वो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम पे तो 2.5 लाख का होता है आपका, 2.5 लाख होता है जीएसटी। जब आप रेडी टू मूव परचेस करते हो तो इसका प्राइस हो जाता है आपका 20 लाख। तो समझ लीजिए, तो यहाँ पे आपको 2.5 लाख का आपका ज़्यादा तो पड़ रहा है कंपेयर टू रेडी टू मूव। मतलब आप अगर रेडी टू में लेते हो तो आपको जीएसटी तो बच जा रहा है, आपको बचेगा, लेकिन आपका जो टोटल ओवरऑल प्राइस के ऊपर जब आप देखोगे तो देखोगे आप लॉस में जा रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन ना लेके रेडी टू मूव लेके। तो जीएसटी तो सेव होता है, बट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमेशा आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया 50 का आपने प्रॉपर्टी लिया था, अगर 3 साल के बाद उसका प्राइस अगर 70 लाख हो गया है तो उसको आपको एप्रिसिएशन अच्छा मिला। बट रेडी टू मूव में समझ लीजिए आपने आज 50 लाख में खरीदा है तो बाट भी 2 साल के बाद तो उसका प्राइस 70 लाख नहीं होगा, वो 55 होगा या 60 होगा, बट आपको उस हिसाब से आपको 70 लाख का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज रेडी टू मूव में हाई एप्रिसिएशन नहीं होता है कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। और एक मेजर चीज़ होता है, क्या होता है जी, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हो तो उसका लिक्विडेशन जल्दी फास्ट होता है कंपेयर टू रेडी टू मूव। देखिए, अगर कोई प्रोजेक्ट आपने नया लिया है तो उसको 2-3 साल के अंदर आपको इजी बेचना इजी होता है, बट अगर 5 से 6 साल के बाद बेचोगे बेस्ड ऑन एजिंग तो आपको थोड़ा सा प्राइस आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उतना। बिकॉज एक सैचुरेट स्टेज में पहुंच जाता है प्राइसिंग, उसके बाद आपको और प्राइस ग्रोथ नहीं दिखेगा, माइट भी डिक्लाइन भी हो सकता है बट ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि आपने बता दिया, आपने बोलोगे कि बॉस आपने तो बता दिया ये लेना है, बट अगर मुझे करना क्या है, अगर समझ लीजिए मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और जो मुझे ज़्यादा जो बेनिफिट देगा, मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे इस प्रॉपर्टी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और या फिर मैं उसके साथ में रेडी टू मूव में चले जाऊँ। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात होगा, आपको जाना पड़ेगा बिल्डर क्रेडिबिलिटी, कि आप जिस प्रोजेक्ट को खरीदने जा रहे हो उस बिल्डर को आपको देखना पड़ेगा। उस बिल्डर से अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो, क्या इज इट राइट, और आपका डिसीजन गलत होने वाला है। आपको ये पता करेंगे कैसे, आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो बिल्डर का आपका अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस डेवलपर ने कितना प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट किया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, चलिए ठीक है, मान लिया उसने बिल्डर ने 4 या 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्डर का क्रेडिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, सबसे ज़रूरी है कि इस बिल्डर ने कितना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या ओसी प्रॉपर चैनल से ले लिया है। बिकॉज ऐसे बहुत से मार्केट में आपको बिल्डर मिलेंगे जिन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है बट उसको ओसी नहीं ले रहे हैं, बिकॉज कुछ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ने कर दिया है तो उनको ओसी लेना मुश्किल हो रहा है, तो ओसी नहीं ले रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बिल्डर का प्रोजेक्ट से ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा बिल्डर ने कितने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक्वायर कर लिया है, उस प्रोजेक्ट को साथ में ऑक्यूपेंसी लेने के बाद सोसाइटी को हैंड ओवर किया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कंप्लीट के साथ में ओसी। साथ में आपको और भी एक चीज़ देखना पड़ेगा, चलिए बिल्डर ये नया बिल्डर है, इससे पहले कोई बिल्डर कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं दिया है, देन आप इसे प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट बिल्डर के पास कितना भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है। एक समझ लीजिए एक बिल्डर नया है तो 4 या प्रोजेक्ट कर रहा है, ऑन द अंडर कंस्ट्रक्शन 4 या 5 प्रोजेक्ट है, और जो चारों प्रोजेक्ट जो पेंडिंग है एज पर द टाइमलाइन चल रहा है। जैसे जिस एज पर द रेरा में उन्होंने जो भी स्पेसिफाई किया था तो उस टाइमलाइन के हिसाब से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस बिल्डर का आपको क्रेडिबिलिटी अच्छा रहेगा, बिकॉज जो भी वो कमिट कर रहा है उस हिसाब से वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपको वहाँ पे डिसीजन लेने के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। यहाँ पे और एक चीज़ होता है, क्या होता है, बिल्डर ने आपसे पास 5 प्रोजेक्ट कर दिया है, इसका एक उल्टा तरीके से सोचते हैं हम, बिल्डर ने 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है और ये 6 प्रोजेक्ट है, तन अगर जो 5 प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट कर दिया है उसने एज पर द टाइमलाइन नहीं किया है,
सारे प्रोजेक्ट्स को उसमें 2 साल 3 साल ऐसे डिले करके किया हुआ है, बट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। बट एक प्रोजेक्ट बिल्डर नया है, उसमें जैसे बताया मैंने 5 प्रोजेक्ट अभी कर रहा है, तो आप भी सोचिए आपको किससे से साथ में आपको जाना चाहिए। जो बहुत से ज़्यादा प्रोजेक्ट करके वो दिन टाइमलाइन डिलीवरी नहीं दिया है, या जो 4-5 प्रोजेक्ट कर रहा है बट एज फॉर द टाइम शेड्यूल के हिसाब से जा रहा है, ये आपको डिसाइड करना है आपको है। एंड द लास्ट जो बताऊंगा आपको, बिल्डर का फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या वो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया हुआ है, या फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, इससे पहले भी उस पर काफ़ी ज़्यादा रेरा का पेनल्टी लग चुका है, या फिर उसमें मार्केट में उसके पास रेपुटेशन क्या है कि उसको लोग, अगर कोई समझ लीजिए रियल एस्टेट में ये सिचुएशन आता ही है कि बिल्डर के पास फंड की कमी हो गया, ये आते ही रहते हैं रियल एस्टेट में। काफ़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, सेल डाउन हो गया तो उसको बस पैसा आना बंद हो गया, जैसे कोविड के टाइम हमने देखा था। बट क्या उसको उतना क्रेडिबिलिटी है, कोई उसको कोई फंडिंग आके करके करे, बाहर के कोई थर्ड पार्टी, या कोई जो फंडिंग करते हैं, जो थर्ड पार्टी फंडिंग जो कर रहे हैं, प्राइवेट फंडिंग, या फिर जो बैंक्स हैं, क्या उसको फंडिंग कर रहे हैं, उसको मार्केट में उतना भरोसा है उस बिल्डर के ऊपर? अगर भरोसा है मार्केट का उस बिल्डर के ऊपर, तो डेफिनेटली आप उस बिल्डर के साथ जा सकते हैं। अगर उस देख रहे हो कि बॉस वो आप इससे पहले ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं किया है, या किया भी है बट उसको कोई फंड देने के लिए तैयार नहीं है, अगर 10 प्रोजेक्ट से 5 उसका ऐसे अटका पड़ा हुआ है, तो डिसीजन आपको लेना है कि उसके साथ जाना चाहिए नहीं चाहिए। देखिए, प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और रेडी टू मूव के दोनों का डिफरेंट पोटेंशियल है, बट सबसे बड़ी डिपेंड करता है आपका पॉकेट, आपका कैपेसिटी। अगर आपके पास पैसा है, आपको रिस्क नहीं चाहिए, आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको इमीडिएटली घर चाहिए, तो डेफिनेटली आप रेडी टू मूव के साथ जाइए। बट अगर आपको वाइजली डिसीजन लेना है, आपको प्रॉफिट भी चाहिए, आपको चाहिए कि थोड़ा सा मुझे टाइम भी आपके पास है, एंड आपके एक अच्छा रेपुटेड बिल्डर के साथ रहना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए। आई होप कुछ चीज़ें से मैं बताना के लिए जो प्लान कर रहा था, तो शायद आपके पास प्रेजेंट करने में एबल हूँ। तो अगर आपको वीडियो सही लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक एंड कमेंट, शायद कुछ भी चीज़ें मैंने मिस कर चुका रहूँगा तो प्लीज़ उसको आप कमेंट कीजिए, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ उसको कवर कर लूँगा। आपको शेयर ज़रूर आपको कोई फ्रेंड्स को कीजिए, अगर उनको कोई प्रॉपर्टी उनको देख रहे हैं या लेने के लिए डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं, अगर ये वीडियो शायद उनको डिसीजन लेने में हेल्प कर दे। थैंक यू वेरी मच।